विद्यार्थियों, मैं विमल कुमार आज आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन नामक अध्याय को समझाऊंगा, जो तुम्हें बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, बोर्ड के एग्जाम्स आपके नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। फरवरी में आपके परीक्षा हैं, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसे हम समझ लेते हैं और जैसा इसका अध्याय का नाम है उसी के हिसाब से इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि खनिज क्या है। व्हाट आर मिनरल्स। देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, वो एक बड़ी गुल्लक के समान है। कैसी है? एक गुल्लक की तरह। और गुल्लक में क्या होता है? उसमें खजाना छिपाया जाता है या धन छिपाया जाता है, ठीक है। इस गुल्लक के अंदर भी, यानी इस पृथ्वी रूपी गुल्लक के अंदर भी बहुत सारी कीमती सामान, कीमती खजाने छिपे हुए हैं और इन्हीं खजानों को हम खनिज कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जैसे हम परीक्षा में लिख सकें। देखिए, खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक समरूप पदार्थ है। समरूप पदार्थ मतलब होमोजेनस पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, जिसकी एक अनिश्चित आंतरिक संरचना होती है। आंतरिक संरचना अभी मैंने बताया कि परमाणुओं का एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। उदाहरण, लोहा, सोना, अभ्रक, कोयला आदि ये सभी खनिज के रूप में हैं, ठीक है। आगे देखो, इनका निर्माण कैसे होता है। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति की प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। यानी इनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये प्रकृति के द्वारा अनेक वर्षों में जाकर के बनकर तैयार होते हैं। यानी इनको बनने में लाखों से लेकर के करोड़ों वर्षों तक का समय लग जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष के समय में ये बनकर के तैयार होते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या तुम जानते हो सभी चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से ही होता है। अब खनिजों का वर्गीकरण कैसे होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो बड़े समूह हैं? एक है धात्विक खनिज यानी मेटलिक मिनरल्स, और दूसरा है अधात्विक खनिज जिन्हें नॉन मेटलिक मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब धात्विक खनिज देख लेते हैं। धात्विक खनिज में है, देखो, इनमें धातु कच्चे रूप में प्राप्त होती है और इन्हें गला करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। मतलब पहले खनन करके खदानों से मिश्रित जो धातु के रूप में और उसके अवयव होते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। जो अयस्क होते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है और निकाल करके उन्हें पहुंचाया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, ठीक है, जहां पर इनका प्रगलन किया जाता है, यानी वे गलाई जाती हैं। उनको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करके तब उनसे धातु विशेष, जो शुद्ध धातु होती है, वह प्राप्त की जाती है। जैसे लौह अयस्क यानी आयरन ओर, तांबा, कॉपर, बॉक्साइट आदि प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। आयरन ओर, तांबा, कॉपर, बॉक्साइट आदि प्राप्त की जाती हैं। आगे देखो, अधात्विक खनिज, इनमें धातु नहीं होती। ये चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, अभ्रक यानी माइका और जिप्सम इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, धात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग? एक लौह खनिज यानी फेरस मिनरल्स, जिनमें लोहा होता है, लोहे के अंश पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल आदि, ठीक है। और दूसरा है अलोह खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश या लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, बॉक्साइट, सोना। ये अपना विशेष प्रकार का एक निश्चित धातु होती है, इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इससे पहले कि हम ऊर्जा संसाधन देखें, ऊपर इस बेसिक स्ट्रक्चर को या छोटे से इस चार्ट को देख लेते हैं। देखो, चार्ट में क्या बताया गया है, जो हमने ऊपर देखा उसी को आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों के प्रकार। अब खनिजों के प्रकार कितने बताए? इसमें दो प्रकार के खनिज बताए, ठीक है। पहला है मेटलिक यानी धात्विक
और दूसरा है नॉन मेटलिक यानी अधात्विक। अब मेटलिक में भी यानी धात्विक में भी दो वर्गीकरण हैं। पहला है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। फेरस मतलब जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं यानी लौह धातु तत्व, और नॉन फेरस मतलब जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जिनका नाम है नॉन फेरस। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट नहीं, सोना, चांदी, तांबा आदि जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी धातु हैं, उनमें लोहे के तत्व, लोहे के गुण नहीं पाए जाते, लोहे के अंश नहीं पाए जाते, इनमें चुंबकीय गुण भी नहीं पाए जाते। ठीक है, नॉन फेरस में यानी अधात्विक में। आगे देखो, अब देखते हैं ऊर्जा संसाधन क्या है। व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेस। अब बात करते हैं ऊर्जा की। सोचो तुम्हारे मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, ट्रेन को चलाने के लिए डीजल चाहिए, और तुम्हें पढ़ने के लिए दिमाग की ऊर्जा चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे अंदर भी तो ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा के वे संसाधन, ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जो हमें गर्मी, बिजली और ताकत प्रदान करते हैं, यानी काम करने की दक्षता हमको प्रदान करते हैं, अथवा ऐसे कहें कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत, यानी कॉन्वेंशनल सोर्सेस और नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं और जो आमतौर पर समाप्त हो सकते हैं, यानी जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिन्हें पुनः नवीकृत नहीं किया जा सकता, जो एक बार नष्ट हो जाने के बाद में पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी या कोई कोयला एक बार जल गया तो वही कोयला, वही लकड़ी दोबारा जलाने के लिए नहीं मिल सकती। ठीक है, इसीलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल के नाम से जाना जाता है। इनमें देखिए क्या क्या आता है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मतलब फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये हमारे मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी हम इन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ये प्रदूषण भी करते हैं। ठीक है, ये प्रदूषणकारी भी होते हैं। अगला है अन्य जो संसाधन हैं ऊर्जा के, वे क्या क्या हैं? जैसे लकड़ी, उपला, उपले को हम ग्रामीण भाषा में कंडा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जल विद्युत पहले से उपयोग में प्रयोग किए जा रहे हैं जो। ठीक है, और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, यानी नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस कौन कौन से हैं? ये वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम हाल ही में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नए नए रूपों में। ये अच्छे स्रोत होते हैं, अच्छे मतलब जिनका क्षय नहीं हो, जो पूरी तरह से कभी नष्ट ना हो। ये रिन्यूएबल होते हैं, पुनः उसी रूप में, नए रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये प्रदूषण भी या तो बिल्कुल नहीं करते या बहुत कम मात्रा में प्रदूषण करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा जो होती है वो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने का काम करती है। जैसे आपके घरों में, आपकी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए होंगे। यदि आपके घरों में नहीं लगे हुए हैं तो आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, गलियों में जो लाइट लगी होती हैं, उनके ऊपर एक जो पैनल लगा हुआ होता है, ठीक है, जो चौकोर चादर जैसी लगी हुई होती है, वो सोलर पैनल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सूर्य की बिजली को इस प्रकार से ग्रहण करके बिजली बनाता है। इस प्रकार से ये लट्ठे के ऊपर जो लगा हुआ है और इधर लाइट लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी रहती है इसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, अभी इस पर जो सूर्य की लाइट पड़ी, ये बैटरी चार्ज हो गई। अब बैटरी चार्ज हुई तो बल्ब जलने लग गया। ठीक है, आगे देखो, अगला है पवन ऊर्जा। अच्छा, सौर ऊर्जा की एक विशेषता ये भी है कि ये इसमें केवल एक बार खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद में इसमें कोई विशेष मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता, कोई विशेष इससे प्रदूषण नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रदूषण इससे नहीं होता। ना तो ये ध्वनि प्रदूषण करता है, ना ही ये वायु प्रदूषण करता है, ना मृदा प्रदूषण करता है, ना जल प्रदूषण करता है। किसी भी प्रकार से ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता।
ठीक है। जो सोलर पैनल होता है या सौर ऊर्जा होती है, यह किसी भी प्रकार से प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाती, यानी ये ऊर्जा का सर्वोत्तम अच्छी क्वालिटी वाला प्रारूप माना जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यह हवा से बिजली बनाती है। अब देखिए, सोलर पैनल के जो सिस्टम थे उनको खाली स्थानों पे, छतों के ऊपर, हर जगह पर लगाया जा सकता है, लेकिन पवन ऊर्जा को हर स्थान पर नहीं लगाया जा सकता। इसको केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही लगाया जा सकता है। कारण, एक तो इसको विशेष जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके जो टरबाइन होते हैं, पंखे होते हैं, वे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जैसे पोल है, अब इस पर जो पंखे लगे हुए होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार से 3 पंखे बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जब घूमते हैं तो इससे बिजली बनती है, लेकिन इसके लिए अधिक मात्रा में बिजली चाहिए, इसके लिए अधिक मात्रा में हवा चाहिए और स्थान भी खुला चाहिए, ठीक है। खुले स्थान पर अधिक हवा और 24 घंटे हवा चाहिए, पूरे वर्ष भर हवा चाहिए। तो इसका मुख्य स्थान कहाँ पे हो सकता है? या तो रेगिस्तानी क्षेत्र या फिर समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर हवा अधिक तीव्र चलती है, ठीक है, तेज गति से चलती है और वर्ष भर चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी। ये क्या होती है? जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं उनके कारण जो पानी आता है लहरों के रूप में, ऊंची ऊंची लहरें उठ के आती हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसको हम ज्वार बोलते हैं। ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही जल ऊपर उठता है समुद्र का, लहरों के रूप में, ऊंची ऊंची लहरों के रूप में। और जब ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ के जाता है तो हम मार्ग में बांध बना लेते हैं समुद्र के किनारे या कुछ स्थानों पर। अब इसमें पानी स्टोर हो जाता है, ये ज्वार भाटा पर डे आता है, ठीक है। अब ये पानी यहाँ पर स्टोर हो गया, अब इसमें से हम धीरे धीरे ये पानी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ही निकालने के कारण भी जो पाइपों से पानी निकलता है ये अत्यंत प्रेशर के साथ में निकलता है, जिससे टरबाइन घूमती है और जनरेटर के जो है कलपुर्जे काम करने लग जाते हैं और उससे बिजली बनने लग जाती है। तो ये ज्वारीय ऊर्जा भी बिजली बनाने के काम में आ रही है। आगे देखो, भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है उससे बिजली बनाई जाती है। मतलब धरती के अंदर जितना अधिक गहराई तक जाओगे केंद्र की तरफ, ऐसे ही ये पृथ्वी है, इसमें खोदते हुए केंद्र की तरफ जितना बढ़ोगे उतना ही गर्म मिलता जाएगा, उतनी ही हीट मिलती जाएगी, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे पानी पहुँच गया अंदर, ठीक है, अंदर पानी पहुँच गया किसी भी कारण से, तो ये पानी बाहर निकलेगा गर्म होकर के भाप के रूप में, ठीक है, उबलने लग जाएगा तो ये ऊपर की तरफ वापस आएगा। अब इसको हम प्रयोग में लेने लग जाते हैं टरबाइन घुमाने के, जिससे बिजली बनती है, विद्युत बनती है, ठीक है। तो भारत में खनिजों का वितरण देख लेते हैं। अब भारत में जो खनिजों का वितरण है वो एक समान फैला हुआ नहीं है। पूरे भारत में कहीं पे कोई खनिज विशेष रूप से पाया जाता है, कहीं पे कोई दूसरा खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो ये संसाधन जो होते हैं खनिज के पूरे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। यह 3 मुख्य पेटियों में केंद्रित है। पेटियां मतलब मुख्य क्षेत्र, ठीक है, 3 मुख्य क्षेत्र हैं इनके। देखिए, पहला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ये क्षेत्र कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि के लिए अत्यंत समृद्ध क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है मध्यवर्ती क्षेत्र। इसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क विशेष रूप से और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। अब देखो, एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको हम देख लेते हैं। एनर्जी के सोर्स देखिए, ये है एनर्जी के सोर्सेज। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हमने 2 भागों में विभक्त कर लिया है। अब इसको देख लेते हैं। देखो, यह है जिसे मैं अभी बता रहा था, वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ठीक है, यानी जल विद्युत जो ज्वारीय रूप से या ज्वार भाटे के माध्यम से बिजली बनाई जाती है वो इस प्रकार से।
हवा के माध्यम से इस प्रकार से, ठीक है, ये पवन चक्की, ठीक है, और नीचे सौर ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर ये सोलर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा। फिर जियोथर्मल, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी या जलवाष्प के रूप में जो गर्मी निकल रही है उसे भी हम बिजली बनाने के काम में ले लेते हैं। और एक है बायोमास। अब आगे देखिए, अगला देख लेते हैं। इसमें नॉन रिन्यूएबल में है ऑयल, कोल गैस, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखिए अगली बेल्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम। जो हमारी दो प्रकार की बेल्टें अभी ऊपर बताई जा चुकी हैं, यानी दो प्रकार के खनिज क्षेत्र बताए जा चुके हैं। उनके अलावा तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं, जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, और यहाँ से नमक का भी निष्कासन किया जाता है, ठीक है। जैसे सांभर झील या समुद्री, राजस्थान का जो इलाका है उसके लिए सांभर झील प्रसिद्ध है नमक निकालने के लिए, खारी झील है, ठीक है। और गुजरात का जो क्षेत्र है वो समुद्र से नमक निकालने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं, गांधी ने यहीं पे तो डांडी मार्च किया था ना, साबरमती से डांडी तक के लिए, ठीक है, साबरमती आश्रम से डांडी तक, वहाँ जाके नमक कानून तोड़ा था। तो वो स्थान कहाँ का था? गुजरात का, ठीक है। आगे देखो, अब एक विशेष बात देख लेते हैं, खनिजों का संरक्षण यानी कन्वेंशन ऑफ मिनरल्स। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये खनिज और ऊर्जा संसाधन सीमित हैं। कोयला या पेट्रोलियम बनाने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है प्रकृति को, ठीक है। ये एक दिन में, एक वर्ष में या 1000 वर्ष में भी बनकर तैयार नहीं हो पाते। इन्हें बनने में कई कई लाख वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे, बिना समझदारी के इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और यही सोच बनी रही तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा रहे, इस प्रकार से उनका उपयोग करना, जागरूकतापूर्वक, सुरक्षापूर्वक इन संसाधनों का प्रयोग करना सतत उपयोग या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखो, ये जरूरी क्यों है, मतलब इनका संरक्षण क्यों जरूरी है। इसके कारण हैं, एक तो ये है कि खनिज अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है। दूसरा, इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। तीसरा, इनकी गुणवत्ता भी घटती जा रही है। अब क्या करें? तो इनका जो पुनर्चक्रण कर सकते हैं कुछ संसाधनों का, तो उनका पुनर्चक्रण करें। जैसे पुराने लोहे के सामान को पिघला करके दोबारा नए प्रकार से उन्हें ढाला जाए, नए प्रकार से प्रयोग में लिया जाए। तांबे को पिघला करके दोबारा प्रयोग में लिया जाए, ठीक है। विकल्पों का उपयोग करें, जैसे ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत जैसे कोयला है, लकड़ी है, इनके स्थान पर गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका ज़्यादा प्रयोग करें। बचत, किसकी बचत करें? बिजली की बचत करें, पेट्रोल की बचत करें, कोयले की बचत करें, ठीक है। क्योंकि बिजली किससे बन रही है? कोयले को जला करके बन रही है। तो इसलिए अगर हम व्यर्थ में बिजली खर्च करेंगे तो क्या होगा? कोयला भी तो नष्ट होगा, ठीक है, जो कि एक इस प्रकार का संसाधन है जिसे बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम गैर परंपरागत स्रोतों को अपनाते हैं तो यह सतत पोषणीय विकास, जो अभी मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द बताया था, वही यहाँ पर उन्नति को प्राप्त होगा, उसका बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। यानी विकास भी होगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन सुरक्षित बने रहेंगे, ठीक है। अब यूपी बोर्ड के लिए जो परीक्षा से संबंधित मुख्य बातें हैं उनको देख लेते हैं। इस टॉपिक में याद रखने हेतु जो बिंदु हैं उन्हें देख लेते हैं। देखो, जो लौह अयस्क होता है उसमें सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो कौन सा है? मैग्नीटाइट। और जो सबसे अच्छा माना जाता है उद्योगों हेतु वो है हेमेटाइट, ठीक है। वैसे लोहे के 4 अयस्क होते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से कोयले के भी चार प्रकार होते हैं, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ठीक है। और एक होता है इनमें पीट, जो सबसे खराब क्वालिटी का होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का है एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है। अब बॉक्साइट अयस्क देख लेते हैं। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, यानी इससे एल्यूमिनियम निकाली जाती है। यानी प्रकृति में जो एल्यूमिनियम पाई जाती है वो बॉक्साइट के रूप में पाई जाती है, ना कि डायरेक्ट एल्यूमिनियम के रूप में, ठीक है। हालांकि भूपर्पटी में जो सबसे ऊपर वाली परत है उसमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ही पाई जाती है। जैसे इसकी 3 परतें डिवाइड की जाएं इस प्रकार से, तो इसमें Cl, सीमई और निफे 3 पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पहली वाली परत में Si, Al, Si मतलब सिलिकॉन और Al मतलब एल्यूमिनियम, सीमा Si, Ma, ठीक है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे Ni और Fe, ठीक है। इसमें निकल और फेरस माने आयरन, ये ज़्यादा पाया जाता है नीचे तीसरे वाली में, ठीक है। आगे देखो, तो इनमें से एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ऊपर वाली परत में है। ये एक हल्की धातु होती है और अत्यंत मजबूत होती है, इसीलिए हवाई जहाज़ों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ऊर्जा संकट क्या है और इसके समाधान हेतु क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? ऊर्जा संकट का मतलब होता है कि जो हम अत्यधिक ऊर्जा के संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे, तो आने वाले समय में ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाएगी, तो संकट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके समाधान के लिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। गैर परंपरागत अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कौन कौन से संसाधन हैं, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, टाइडल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है। बस अब अगर तुम इन बिंदुओं को अच्छे से समझकर याद रखोगे तो इस अध्याय में आने वाला कोई भी जो प्रश्न होगा वो तुमसे छूटेगा नहीं। अब मैं आपको इस अध्याय को मनोरंजक तरीके से क्विक रिवीजन भी करा देता हूँ कि मान लो तुम्हारे घर की जो रसोई होती है उसमें दाल और चावल जो सूखे पदार्थ हैं वो हैं, गैस सिलेंडर है और माँ के हाथ और बर्तन हैं, ठीक है। माँ है और बर्तन है। अब इनको सही दिशा में प्रयोग करना है। तो दाल चावल जो हैं वे खाना बनाने के संसाधन हैं, ठीक है। गैस सिलेंडर है वो ऊर्जा के संसाधन है। संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं। माँ जो है वो मानवीय संसाधन है, ठीक है, और बर्तन जो हैं वे अन्य साधन हैं, ठीक है। इसी तरह पृथ्वी के भीतर भी बहुत सारे खजाने दबे पड़े हैं, इन्हें हम कहते हैं खनिज संसाधन, यानी मिनरल रिसोर्सेज। अब देखो, वे चीज़ें जो पृथ्वी की परतों में प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, जिनका उपयोग हम वस्तुएं बनाने में, ऊर्जा पैदा करने में या विद्युत चलाने में करते हैं, उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। देखो, खनिज के प्रकार भी याद रख लेते हैं। इनकी आसान तरीका है याद रखने का, या ट्रिक है धातु अधातु ऊर्जा। यानी खनिज संसाधन कितने रूपों में होते हैं? 3 रूपों में, धातु के रूप में, अधातु के रूप में और ऊर्जा के रूप में, ठीक है। अब धातु के रूप में जो धात्विक मिनरल्स होते हैं उन्हें जानते हैं। इनमें से धातुएं निकलती हैं, जैसे लोहा, तांबा यानी कॉपर, सोना, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब अधातु समझ लेते हैं, यानी नॉन मेटलिक मिनरल्स। इनमें धातु नहीं पाई जाती, इनमें अधातु निकलते हैं। अधातु मतलब जो धातु नहीं है, जिन्हें पीट करके बढ़ाया नहीं जा सकता, ये कम चमकदार होते हैं अपेक्षाकृत। अधिकांशतः इनमें विद्युत का संचालन भी नहीं किया जा सकता, अधिकांशतः में, हालांकि कुछ में किया जा सकता है, ठीक है। और ये आघात वर्धनीय भी नहीं होते, ठीक है। इन्हें बजाने पर विशेष प्रकार की टंकार की ध्वनि नहीं आती, इसीलिए ये अधातु श्रेणी में आते हैं। ये भंगुर होते हैं, यानी आसानी से थोड़ा सा
पीटने पर टूट जाते हैं। इनके अंतर्गत जैसे अभ्रक, माइका यानी ये इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, नमक यानी साल्ट, और संगमरमर जिसे मार्बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिससे ताजमहल बना हुआ है, या सफ़ेद पत्थर अगर आपके घर के फर्श में आंगन में लगा हुआ है, सफ़ेद रंग का पत्थर जिसे मार्बल के नाम से भी जानते हैं। अगला है ऊर्जा खनिज, ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, ये ऊर्जा संसाधन है। कोयला धरती का काला हीरा भी कहलाता है। ठीक है, देखो अगर 100 साल पहले किसी देश में कोयला ज़्यादा होता था, ये रोचक बात है, तो वह देश जो है शेर की भांति दहाड़ता था, अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, यानी अन्य देशों में उसकी वैल्यू अधिक होती थी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन होती थी वो भी कोयले से चलती थी, कारखाने होते थे वे भी कोयले से चलते थे, और बिजली का निर्माण भी कोयले की शक्ति से ही किया जाता था। ठीक है, अन्य जितने भी संसाधन हैं, जैसे कभी कभी खाना बनाने में भी कोयला का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए वह देश समृद्ध माना जाता था। अब कोयले के प्रकार देख लेते हैं। इसमें हमने याद करने के लिए आसान ट्रिक बनाई थी कि अभिलिग्नक पीठ, अभी माने अभी को बोलिए ए बी। ठीक है, ए बी से ए का मतलब एंथ्रेसाइट जो सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला है, बी का मतलब बिटुमिनस उद्योगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब लिग्नक देख लेते हैं। लिग्नक देखिए, लिग्नक में क्या होता है, लिग्न और प्लस क, लिग्न का मतलब लिग्नाइट और का मतलब कम गुणवत्ता वाला। ठीक है, का से कम, मैंने जानबूझ करके ऐसे नाम लिखा है ये। ठीक है, लिग्न प्लस क, लिग्न का मतलब लिग्नाइट और का मतलब कम गुणवत्ता वाला। ठीक है, अगला है पीट। पीट जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। अब इनमें खराब क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का क्यों माना जाता है इनको? पहली बात, इनमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रेसाइट में, यानी लगभग 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। ये ठोस क्वालिटी का होता है, ये काले रंग का होता है, यानी सबसे अधिक काले रंग का। ऐसे समझो कि जो कोयला की क्वालिटी जितनी अधिक काली होगी वो उतना ही अच्छा कोयला होगा, जो जितना ठोस कोयला होगा वो उतना ही अच्छा होगा। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो उतना ही अच्छा कोयला होगा। ठीक है, जिसमें नमी की मात्रा जितनी कम होगी, नमी माने पानी, पानी की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक अच्छा कोयला होगा। ठीक है, तो भारत में बिटुमिनस पाया जाता है और उद्योगों में भी ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, ये जो हैं जितने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये इसी क्रम में चलने वाले हैं। ठीक है, और इनमें जो ज्वाला निकलती है, यानी अग्नि की जो दाहक क्षमता होती है वो उतनी ही अधिक होती है जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी इनमें। ठीक है, वो उतना ही अच्छा इसीलिए माना जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें लगभग 60% से लेकर के 70% तक, 60% से लेकर के 70% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो लिग्नाइट होता है उसमें 50 से 60%। ठीक है, 50 से 60%। और जो पीट कोयला होता है उसमें लगभग 30 से 35% या अधिकांशतः 40% तक, 40% से ज़्यादा नहीं होती कार्बन की मात्रा। ठीक है, तो 35% औसत मान लिया जाता है इनमें। और पीट कोयला जो होता है वो हल्का होता है और ये भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जलाने पर धुआं ज़्यादा देता है, इनसे जलाए जाने पर बाद में राख बचती है। ठीक है, आगे चलो। भारत में कोयले के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयले के मुख्य क्षेत्र हैं झारखंड, यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेघालय, यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। कोयले के भंडार पाए जाते हैं, खदानें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं फिर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को धरती का तरल सोना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे तरल सोना?
क्योंकि कार, स्कूटर, हवाई जहाज सब इसी से चलते हैं और इसके बिना दुनिया 5 मिनट भी नहीं चल सकती। भारत के तेल उत्पादक क्षेत्र जिसमें बारमई, असम, गुजरात, कावेरी बेसिन। बेसिन का मतलब जानते हैं? बेसिन का मतलब है जैसे आपके घर में वॉश बेसिन है जहाँ पर हाथ मुंह धोते हैं, पानी आता है इस प्रकार से, और ये पानी सब इकट्ठा होकर के एक पाइप से बाहर चला जाता है। पूरा पानी इधर उधर से आया, एक जगह पे इकट्ठा हुआ और इससे बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे ही कई नदियाँ एक जगह पर आकर के मिल जाती हैं और वे एक नदी में प्रवाहित होती हैं आगे चल के। ठीक है, एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कावेरी बेसिन, यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है, अंडमान निकोबार के पास वाला क्षेत्र, और किचित, राजस्थान, बाड़मेर, ये क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अब देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोलियम और कोयला और प्राकृतिक गैस, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है कि मान के चलो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई पृथ्वी पे और उसके कारण धरती के अंदर लाखों प्रकार की प्रजाति के अनेक पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी दबे रह जाते हैं। लाखों वर्षों तक वे उसके अंदर दबे रहते हैं, सड़ते रहते हैं ऑक्सीजन के अभाव में, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वे सड़ते रहते हैं। और जब अत्यधिक समय हो जाता है, लाखों वर्षों का समय हो जाता है, तब वे कोयले के रूप में या पेट्रोलियम के रूप में अथवा गैस के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे कहीं पर कोई चीज़ सड़ती है तो वहाँ पर गैस बनती है। ठीक है, अब एक बात समझो कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, वे क्या बनते हैं? वे बनते हैं कोयला। और जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हाथी दब गया, कहीं कोई जीव दब गया, कोई व्हेल मछली दब गई, ठीक है, कोई ऊंट दब गया, वहाँ पर लाखों वर्षों बाद जब ऑक्सीजन के अभाव में वह दबा रहेगा तो सड़ सड़ करके वहाँ पर जीवाश्म तेल बनेगा। अब एक बात समझो कि जहाँ पर कोयला होगा या जीवाश्म तेल होगा वहाँ पर प्राकृतिक गैस अवश्य निकलेगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि जहाँ प्राकृतिक गैस निकलेगी वहाँ पर जीवाश्म तेल या कच्चा तेल अथवा कोयला निकले ही निकले। यानी वहाँ पर कोयला नहीं भी निकल सकता, निकल भी सकता है, जीवाश्म ईंधन निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। लेकिन जहाँ जीवाश्म ईंधन और जो कोयला की खदानें हैं वहाँ पर अगर ये पदार्थ हैं तो ये आवश्यक है कि वहाँ पर गैस अवश्य निकलेगी। ठीक है, अब एक बात और समझो, कोयले की खदानों से ही हीरा भी निकलता है कहीं कहीं, क्योंकि कोयले के साथ ही हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट इसका अपर रूप होता है कार्बन का, इसी प्रकार से कार्बन का अपर रूप के रूप में, शुद्धतम कार्बन के अपर रूप के रूप में हीरे को जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत का जो पेट्रोलियम क्षेत्र है असम के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, यानी भारत में जो पेट्रोलियम है वो असम के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में जान लेते हैं। इसे भविष्य की ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। यह कोयले व पेट्रोलियम से साफ सुथरी होती है, कम प्रदूषणकारी होती है, इसमें से धुआं कम निकलता है। ठीक है, धुआं ना के बराबर निकलता है। और जो घरों में पाइपलाइन या सिलेंडर के माध्यम से जो गैस आती है वही इसका मुख्य प्रारूप है। मुख्यतः इसके क्षेत्र हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, बेसिन के बारे में मैंने अभी बताया, जहाँ पर कई नदियाँ आकर मिलती हैं। असम, गुजरात, गुजरात का हजीरा और अंकलेश्वर, जहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में, भारत के अनेक क्षेत्रों में गैस का वितरण किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का, जिसे हम सीएनजी नाम से जानते हैं। ये वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर। ठीक है, आगे देखो, बिजली ऊर्जा यानी पावर रिसोर्सेस, ये दो खेमों में है, परंपरागत और अपरंपरागत, यानी कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल। पारंपरिक कौन सी हैं या परंपरागत कौन सी हैं? यह है ताप विद्युत ऊर्जा, जो कोयले से उत्पन्न की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली जो यूपी और एमपी का क्षेत्र है, दामोदर घाटी झारखंड। ठीक है, अब जल विद्युत जो पानी की ताकत से उत्पन्न होती है, अभी मैंने टाइडल एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है, यानी ज्वार भाटा के माध्यम से जो
जनरेटर या टरबाइन घुमाए जाते हैं उससे, या जो बड़े बड़े बांध बना करके नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बना करके पानी का प्रेशर इतना अधिक बना दिया जाता है जिससे टरबाइन तेज़ी से घूमते हैं और बिजली बनती है। जैसे भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, ठीक है, रेहंद बांध, सरदार सरोवर बांध, इस प्रकार के बांध हैं। ठीक है, आगे देखो अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अपारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं जिन्हें फ्यूचर हीरोज कहा जाता है, या ये फ्यूचर के हीरो हैं, जिनमें सौर ऊर्जा यह सबसे सस्ती, सबसे सतत ऊर्जा यानी कंटिन्यू, ठीक है, लगातार प्रयोग में की जा सकने वाली और कभी न खर्च होने वाली ऊर्जा है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, क्योंकि जहाँ पर अधिक मात्रा में खुला स्थान होगा वहाँ पर इसके लगाए जाने की यानी सोलर पैनल लगाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ये सोलर पैनल लग रहे हैं, इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इससे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में जो जैसलमेर का क्षेत्र है, या फिर ऐसे समझो जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर, गुजरात में जो ऐसा स्थान है जहाँ पर न तो खेती की जा सकती है, नमकीन एरिया है, ठीक है, और ना ही किसी अन्य प्रकार के वहाँ उद्योग लगाए जा सकें अभी तक वहाँ पर भी। और तीसरा लद्दाख का क्षेत्र, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, निर्माण मतलब सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है सोलर पैनल के माध्यम से। ठीक है, आगे देखो पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका। आगे ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा, जो कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अरब सागर में। आगे देखो बायोगैस, यह गाँवों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। गाँव के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पशु होते हैं, खेती होती है, तो वहाँ से पशुओं का जो मलमूत्र होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको इकट्ठा करके भूमिगत, जैसे मानो ये भूमि है और भूमि के अंदर गड्ढे या टैंक बना दिए जाते हैं, गड्ढे बना दिए जाते हैं, उन्हें ऊपर से ढक दिया जाता है। एक छोटा सा स्थान इनमें गोबर या अन्य जो पदार्थ हैं, कूड़ा करकट है, उन्हें डालने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें से होके डालते हैं, एक पाइपलाइन निकाली जाती है इसमें से। जब गोबर या कूड़ा करकट इसमें सड़ने लग जाता है तो उससे गैस निकलती है, गैस बनती है, बायोफ्यूल जिसे बोलते हैं, बायोगैस। इसे ले जा करके अपनी रसोई या अन्य स्थानों तक पहुंचाया जाता है और इसे ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो खनिजों का संरक्षण, जो यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक साधारण उदाहरण सोचना, अगर घर की रसोई में गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं बनेगा ना। घर में अगर ईंधन ही खत्म हो जाए रसोई में तो कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही खनिज सीमित हैं, खत्म हो सकते हैं, है ना। और इनके संरक्षण के तरीके भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, किस प्रकार से इनको सुरक्षित किया जा सकता है। पहला है पुनर्चक्रण, दूसरा है संयमित उपयोग, तीसरा है पर्यावरण सुरक्षित खनन, और चौथा है विकल्प अपनाना, यानी इनके स्थान पर ऐसे एनर्जी सोर्स अपनाना जो कभी नष्ट नहीं होने वाले। चौथा, पांचवा अपव्यय रोकना, यानी बर्बादी को, व्यर्थ की बर्बादी को इनकी को रोक देना। ठीक है, आगे देखो यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्न हैं और इन्हें आप देख लीजिए। ठीक है, और अपने स्तर पर इन्हें हल कर लीजिए। कोयले के प्रकार लिखिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एंथ्रेसाइट क्या है। तीसरा क्वेश्चन भारत में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है। चौथा क्वेश्चन अपारंपरिक ऊर्जा क्या है। अपारंपरिक, एक पारंपरिक बताई थी, एक अपारंपरिक बताई, तो आपको इसमें लिखना है इससे क्या तात्पर्य है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं इस शब्द से। पांचवा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के लाभ लिखिए। आपको ज़्यादा नहीं, 25-30 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। ठीक है, 25 से 35 के बीच में। आगे देखो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें भारत में ऊर्जा संसाधनों के प्रकार एवं महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन खनिज संसाधनों का वर्गीकरण एवं उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन जल विद्युत परियोजना का महत्व। चौथा क्वेश्चन खनिज संरक्षण के उपाय। ठीक है,
अब देखो पूरे चैप्टर का थोड़ा सा सार समझ लेते हैं जो सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, खनिज पृथ्वी की तिजोरी है, यानी खनिज जो हैं पृथ्वी की तिजोरी हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ स्टोर किए हुए हैं और ऊर्जा के संसाधन भी उसमें भंडारित हैं, ठीक है। और ऊर्जा उस तिजोरी की चाबी है, यानी एनर्जी के माध्यम से इनको बाहर निकाला जा सकता है। दोनों ही सीमित हैं, ठीक है। खनिज और ऊर्जा दोनों ही सीमित हैं। इन्हें समझकर, सोचकर, संभलकर उपयोग करना चाहिए, जागरूकतापूर्वक, ठीक है। एक जागरूक नागरिक और समझदार विद्यार्थी की ये पहचान है। धरती पर हम रह रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सब सुरक्षित बचे रहें। इन्हें हम अपने जीते जी खर्च ना कर दें, पूरी तरह से इनको बर्बाद ना कर दें। इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी ये बचे रहें, ठीक है। तो आज का अध्याय यहाँ पर क्लियर होता है, संपूर्ण होता है। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए। अगर आप अपने किसी साथी का भला चाहते हैं तो उसके लिए भी ये शेयर कर दीजिए, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।